अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। तो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने नस्ट के खसूसन नस्ट के पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास पहला टॉपिक ही चल रहा है, जिसमें सेट हैं और फंक्शंस के बारे में। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो देखिए, इफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अब कंडीशन उसने हमें बता दी है कि अगर ए यूनियन बी बी के इक्वल हो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू होगा। अब देखें, आप सबसे पहले अगर हम अल्फा ऑप्शन को चेक करते हैं, इसमें कहा जा रहा है ए सबसेट ऑफ बी। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि आप वेन डायग्राम को ना अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो ये बेटा डायग्राम मैंने बनाई है ए सबसेट ऑफ बी। अगर हम इसका यूनियन लेते हैं तो आप खुद देखें, ए यूनियन बी जो है वो बी के इक्वल है। पहला ऑप्शन बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है। इसमें ए यूनियन बी, यूनियन में हमेशा जो रिज़ल्ट होता है वो हमेशा सुपर सेट होता है। इसमें देखें, आपके पास जो बी है वो सुपर सेट है ए का, तो यूनियन में आंसर हमेशा सुपर सेट होता है। तो ये हमारे पास बी के इक्वल ही आएगा, यानी कि सारे का सारा बी शेड हो जाएगा। ओके, तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास अल्फ़ा ही होगा, क्योंकि कोई बोथ वाला भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, लिहाजा बोथ वाला भी हम नहीं चेक कर सकते। लिहाजा इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा। हाँ, नेक्स्ट है, अगर बी सबसेट ऑफ ए है, तो बी अगर ए का सबसेट होता तो तब आंसर इसका ए आता हमारे पास। ओके, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ये भी बात नहीं। ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है वो हमारे पास इस डायग्राम में किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो देख लें भाई साहब, यहाँ पे जो मेन चीज़ है आपने यही देखना है कि वेन डायग्राम बना के आपने वेरीफाई कर देना है। ओके जी, तो नेक्स्ट हम चलते हैं बैक सॉल्व। ये क्वेश्चन हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास ये है, देखते हैं भाई। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पर्सनस, 30 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 50 लाइक टू प्ले टेनिस एंड एवरी पर्सन लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन गेम। ओके, हाउ मेनी पर्सनस लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। जब भी बेटा दो कैटेगरी के हमारे पास आ जाए तो इसका फार्मूला पहले बता देता हूँ। ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो यूनियन होता है बेटा, यूनियन में हमारे पास टोटल एन ए से मुराद है आपके पास कोई भी जो आपके पास ग्रुप है, ग्रुप ए, उसके बाद किसी दूसरे ग्रुप के पर्सन ग्रुप बी, फिर नंबर ऑफ बोथ ए इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में हो आपके पास। इस फार्मूले को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब देखिए, टोटल इसमें कह रहा है कि 70% हमारे पास हैं टोटल। ए के हमारे पास 30 हैं, बी ग्रुप के हमारे पास जो हैं वो 50 हैं। जो बोथ वाला है ये हमने क्या करना है, यहाँ से मालूम करना है। तो देख लें, यहाँ पे हमारे पास जो बोथ वाला आंसर आ जाएगा वो हमारे पास बन जाएगा 10। ओके, तो इसका फार्मूले के ज़रिए तो मैंने आपको समझा दिया, तो इसका आंसर 10 आएगा। लेकिन बेटा बड़ा आसान सा इसका सलूशन है। तो इसमें आप देखें, अक्सर मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स को, यार टोटल आपके पास यहाँ पे कितने हैं, 70%। ओके, दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए, एक कैटेगरी में 30 हैं, दूसरी कैटेगरी में 50 हैं। तो आप देखें, दोनों का अगर हम सम करते हैं तो दोनों का सम 80 है। 80 का देखें कितना ज़्यादा है, इसका अगर हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास बोथ का रिज़ल्ट होगा। ठीक है, मतलब 70 वो टोटल लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं गेम में। बाज़ सिचुएशन में ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि भाई हमारे पास कुछ मतलब एक कि ग्रुप है, 70% में से 30 जो है ना वो क्रिकेट को लाइक करते हैं, 50 टेनिस को लाइक करते हैं और 10 कोई गेम भी पसंद नहीं करते। यानी कि ये शर्त जो है ना, एवरी पर्सन लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन गेम वाली कंडीशन नहीं होती। यानी कम अज़ कम कोई ना कोई एक गेम खेलेगा। लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन नहीं होती, तो वो ये कह सकता है कि 20% आर नॉट लाइक टू एनी गेम आइदर क्रिकेट और टेनिस। तो इसका फिर हम क्या करेंगे,
इस क्वेश्चन में हम फार्मूला थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। ओके, मतलब फार्मूला यही लगेगा लेकिन टोटल में से उसको हम माइनस कर देंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ओके, उसके बाद हम चलते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम के जरिए करें स्टूडेंट्स, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, इसमें ये पहला ग्रुप क्रिकेट का है, दूसरा टेनिस का है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिड वाला, बोथ। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो कह देता है कि हाउ मेनी पर्सन लाइक टू प्ले ओनली क्रिकेट, मतलब यहाँ पे ओनली क्रिकेट की बात कर ले, ओनली टेनिस की बात कर ले, तो क्या होगा, 10 वाला तो आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया जो कि बोथ है, बोथ वाला तो फाइंड कर लिया, वो 10 है। अब क्रिकेट के कितने थे, 30 लाइक। अब 30 में से ये 10 माइनस कर दो, जो ये वाला पोर्शन है जो ओनली क्रिकेट है वो 20 आ जाएंगे। उसके बाद 50 लाइक टू प्ले टेनिस, तो 50 में से 10 माइनस कर दो, 40। अब ये जो पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 20 वो पोर्शन है जिसमें से इंटरसेक्शन वाला, बोथ वाला माइनस कर रहे हैं, तो बाकी जो है वो 20 हमारे पास हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, और 40 हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं। ओके, तो ये हमारे पास इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, एक और क्वेश्चन इस टाइप का देखते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 18 जी। 18 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 18 क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 30 लाइक टू टेक कॉफी, ओके, 70 लाइक टू टेक टी एंड 10 लाइक टू बोथ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ ग्रुप। ओके, अब इसका बेटा वही फार्मूला है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यानी इसकी अगर वेन डायग्राम की बात करें तो इसकी वेन डायग्राम हमेशा कैसी बनती है, ये वाली, ए है और ये बी है। ठीक है, ओवरलैपिंग डायग्राम बनती है बोथ वाले केस में। ठीक, अब इसमें देखें वो कह रहा है कि टोटल ग्रुप्स की बात करते हैं, तो मैंने अभी बताया था फार्मूले में, लेफ्ट साइड में ये सारे जो यूनियन होता है वो टोटल को रिप्रेजेंट करता है। 30 जो है वो कॉफ़ी वाले हैं, 70 चाय वाले हैं और 10 बोथ वाले हैं। तो आपके पास आंसर वाज़े तौर पे 90 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसका रिजल्ट है। ठीक हो गया। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी सेट थ्योरी के ही रिलेटेड है। फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, तो ए माइनस बी, तो बेटा एनी सेट है, तो मैं कहता हूँ जब आपके पास सेट गिवन नहीं है तो आप कोई सेट भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट वे है, आपको वेन डायग्राम आनी चाहिए। तो वेन डायग्राम में हमसे सबसे जो मतलब यूनिक मेथड है, मतलब अगर कोई कंडीशन नहीं गिवन, एनी सेट है, तो आप क्या करें, दो डिसजॉइंट सेट ले लें। अब देखते हैं सबसे पहले ए माइनस बी, आप खुद देख लें बेटा ए माइनस बी का आंसर क्या होगा। ए में से, ए में तो कोई बी वाले हैं ही नहीं, यानी ए का ए आंसर आ जाए, यानी कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए आ गया। ओके, अब ऑप्शन में जिसका आंसर ए आ जाएगा वही हमारा रिजल्ट होगा। सबसे पहले ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, बी से मतलब है कि हम यू में से बी निकाल दो, फिर उसके बाद हम ए करेंगे, तो ये इसका आंसर तो ए नहीं आ सकता डायग्राम के मुताबिक। फिर बी यूनियन ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट है, यू में से ए निकाल दो, उसके बाद बी को भी साथ मिला दो, तो उसमें भी ए आंसर नहीं आएगा। बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, यानी कि बी सारा सेट, उसके बाद फिर ए कंप्लीमेंट, ए के अलावा बाकी सारा शेड कर देंगे, तो बी आंसर होगा। इंटरसेक्शन में मिनिमम आंसर होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। डेल्टा ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, अब इसमें देख लेते हैं बी कंप्लीमेंट से मुराद है, इस ऑप्शन की अगर हम डायग्राम बना लेते हैं डेल्टा की, असल में डायग्राम की आप प्रैक्टिस लाजमी करें। ये ए सेट हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट से मुराद है कि भाई आपने बी के अलावा बाकी सारा शेड कर देना है। ये अभी हम इसको ड्रा कर रहे हैं बी कंप्लीमेंट को। ओके, बी के अलावा हमने बाकी सारा देख लिया, ये शेडिंग रीजन आ गया। अब इंटरसेक्शन ए, अब इंटरसेक्शन ए से मुराद है कि जो शेड हुआ पड़ा है और उसका इंटरसेक्शन एक और सेट ए के साथ है, जो ए है वो पहले से जो शेडेड रीजन है उसका सबसेट है। तो इंटरसेक्शन में जो आंसर आता है वो हमारे पास सबसेट ही आता है, तो इसका आंसर ए आ रहा है। जो हमने डायग्राम बना के उसको भी किया था तो आंसर ए आ रहा था, आंसर हमारे पास इसका डेल्टा होगा। ओके, एक तो ये तरीका है वेन डायग्राम वाला। फिर बेटा एनी टू सेट कह रहा है, तो आप कोई भी सेट अज्यूम कर सकते हैं, ये मेथड भी ठीक है। हम ए को लेट कर लेते हैं 1 और 2, और बी को लेट कर लेते हैं 3 एंड
4। अब इसके बाद आप जो है ना a माइनस बी निकाल लें, a के 1 2 आ जाएगा। फिर ऑप्शन को सॉल्व करेंगे, जिसका आंसर 1 2 आएगा वही आपके पास रिजल्ट होगा। ठीक है, जो मेथड आपको इजी लगे वही बेस्ट है। ओके जी, हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ भी कह रहा है फॉर एनी सेट्स ए एंड बी। यहाँ भी एनी सेट की कंडीशन लगा दी है। वो कह रहा है ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसने एनी सेट बात की है, तो मैंने कहा था अगर डिसजॉइंट वाली डायग्राम आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उससे हमें क्वेश्चन समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। सबसे पहले हम a माइनस बी को सॉल्व करते हैं। ओके, a माइनस बी से मतलब a में से b वाले निकाल दो, तो ये हमारे पास आ गया a माइनस बी। फिर हमने क्या करना है, a माइनस बी का कंप्लीमेंट, यानी कि अगले स्टेप में अगर हम मूव कर रहे हैं तो अब हमने a और b में से, अब पहले a माइनस बी हो चुका है, अब a माइनस बी का कंप्लीमेंट यानी कि a के अलावा बाकी सारा जो है ना हम क्या कर लेंगे, शेड कर देंगे। ये सारा का सारा हमारे पास क्या हो गया, शेडिंग हो गया। यहाँ तक बात पहुँच गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में डायग्राम बनाएंगे। तो बेटा वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस से, तो आप एक ही डायग्राम से या कोई भी दो सेट लेके भी आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है इंटरसेक्शन बी। अब मैंने कहा था बेटा ये देखो शेडिंग रीजन है, इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, तो इंटरसेक्शन में आंसर हमेशा सबसेट होता है। तो रिजल्ट में हमारे पास वही बी आ जाएगा, यानी कि जो शेडिंग रीजन है और उसके बाद इंटरसेक्शन है, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका बी आ जाएगा। ओके, या इसमें भी आप लेट कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू हमारे पास है 3 4। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर तब भी बी आएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है बेटा आप कौन सी अज्यूम करते हैं। ठीक, सेट। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये भी वेन डायग्राम के रिलेटेड है। तो वेन डायग्राम अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। फॉर 3 सेट्स L M N आर द शेडेड रीजन इन द फिगर रिप्रेजेंट्स। अब बेटा यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ। बहरहाल ऑप्शन में देख लेते हैं आंसर इसका क्या बनता है। इसकी ऑप्शन सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई जो m था उसमें से l को माइनस कर दिया गया। m में से l को, देखिए ये m सेट था, उसमें से l को निकाल दिया गया। ठीक, तो ये हमारे पास पहली सिचुएशन आ गई। फिर हम देखते हैं कि m में से n को भी निकाल दिया गया, m माइनस l इसको भी निकाल दिया गया। अब ये n भी निकल गया। उसके बाद देखें बेटा जो भी है इन दोनों का एक मिनिमम रीजन है जिसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, m माइनस एल, m माइनस सॉरी यहाँ पे m माइनस n था, यहाँ पे m माइनस n था, m में से n को माइनस कर दिया। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दिया पूरा सेट, m ने l में से भी अपने आप को निकाल दिया। तो जो रिजल्ट हमारे पास होगा दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, मतलब इंटरसेक्शन में आंसर हमेशा कम आता है, तो इसका आंसर हमारे पास यही m आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन सेम बनेगा। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू शेडेड रीजन। मतलब शेडेड रीजन में जिसको हमने एक्सप्लेन किया है वो हमारे पास m माइनस एल, एम में से l को माइनस कर दिया गया। देखें m पूरा सेट था, उसमें ये l का पोर्शन भी था, उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। फिर इसमें ये भी हमारे पास आ जाएगा जब m का ये वाला पोर्शन। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, m में से n को निकाल देंगे। फिर ये पोर्शन पहले से माइनस हो चुका था, लिहाजा दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये दरमियाना वाला रीजन आ जाएगा। जो क्वेश्चन किए हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमारे पास सेट थ्योरी के रिलेटेड थे। अब हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिसमें हम अपना लॉजिक, जो लॉजिक्स आपके दिए गए हैं जिसमें कंजंक्शन है, डिसजंक्शन है, कंट्रापोजिटिव, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो सबसे पहले बेटा क्यू इम्प्लाइज पी इज ऑलवेज फॉल्स। अब देखें इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन की मैं आपको थोड़ी सी कंडीशन बता देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा इम्प्लीकेशन की कंडीशन कौन सी है। कि इम्प्लीकेशन में जब भी हम कहते हैं कि Q इम्प्लाइज P है तो हम कहते हैं कि बोथ, अगर हमारे पास इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर बोथ सेम हैं तो आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। उसके बाद हम देखते हैं एरो, अगर एरो से पहले ट्रू है, एरो के बाद फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। एरो से पहले फॉल्स, लेकिन एरो हेड पे जो है ना ट्रू आ रहा है तो आंसर ट्रू होगा, यानी कि एरो हेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं
सेम सिचुएशन में हम कहते हैं अगर दोनों सेम है तो ट्रू होगा। अब इसका रिजल्ट वो कह रहा है कि हमारे पास ऑलवेज फॉल्स। अब फॉल्स उसी सूरत में होगा, देख लें ये फॉल्स की ये कंडीशन है, जब एरो से पहले फॉल्स उससे पहले ट्रू होगा, यानी कि पी जो है हमारे पास क्या होगा, फॉल्स और क्यू ट्रू होगा, तो अल्फा ऑप्शन ही बनेगा, पी इज़ फॉल्स, पी फॉल्स होगा। सॉरी, यहाँ पे एक मिनट देख लेते हैं, क्यू क्यू इम्प्लाइज पी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये समझो क्यू है और यहाँ पे पी है, पी हमारे पास फॉल्स होगा और क्यू ट्रू होगा, पी फॉल्स होगा क्यू ट्रू होगा, तो आंसर आपके पास अल्फ़ा ही बनेगा क्वेश्चन नंबर 22 का। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दोबारा बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आपने कंडीशनल इम्प्लीकेशन जो है उसको याद रखिएगा, उसकी कंडीशंस कौन सी हैं, बोथ सेम है होगा तो ट्रू होगा, अगर ट्रू से फॉल्स की तरफ एरो मूव कर रहा है तो फॉल्स होगा, फॉल्स से ट्रू की तरफ एरो मूव कर रहा है तो ट्रू होगा। अब वो कह रहा है कि Q इम्प्लाइज P इज़ ऑलवेज फॉल्स, यानी कि Q इम्प्लाइज P जो है फॉल्स, फॉल्स कब होगा, Q ट्रू होगा, P फॉल्स होगा, तभी फॉल्स होगा आंसर। ठीक है, इसके मुताबिक जी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जी ये हमारे पास क्वेश्चन है जी, वो कह रहा है कि इसमें आपके पास निगेशन पी आर क्यू इज इक्वलेंट टू, ठीक है बेटा, इक्वलेंट की बात आ जाए तो ये हम इसे सेट थ्योरी के रिलेटेड ही कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा पी होता है ए, जो एंड होता है वो हमारे पास यू, और क्यू को बी कहते हैं, होल निगेशन है तो होल कंप्लीमेंट, तो देख लें बेटा ये आपके पास डी मॉर्गन लॉ बन गया है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यानी कि ए कंप्लीमेंट को निगेशन पी, इंटरसेक्शन को एंड, और ये निगेशन क्यू हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा, चार्ली बन जाएगा, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू इज लॉजिकली इक्वलेंट टू। अब सेम वही चीज़ बेटा आपको पता होना चाहिए कि P इम्प्लाइज Q को हम लॉजिकली ए कंप्लीमेंट यूनियन B कहते हैं, याद रखिएगा, मतलब एरो से पहले जो होगा उसका कंप्लीमेंट, फिर एरो को यूनियन और फिर B। अब यहाँ पे क्या कह रहा है भाई साहब, ये किसके इक्वल है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं निगेशन P इम्प्लाइज Q, मैंने कहा था एरो से पहले जो भी होता है निगेशन P है तो इसे ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी, आपको पता है कि ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के। अब देख लेते हैं बेटा, इसको रिवर्स कर दो, बी यूनियन ए है तो क्यू हमारे पास आ जाएगा पहले और इम्प्लाइज पी क्यू ये बाद में आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा क्यू इम्प्लाइज पी। ठीक है, क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, तो क्या ये बात दुरुस्त है यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि बेटा ये वाला होगा, क्योंकि हमने ए और बी को चेंज करना है ना, मतलब ए की जगह बी, बी की जगह ए, बाकी आप खुद देख लें यहाँ पे क्यू यहाँ पी की जगह पे आ जाएगा, पी की जगह पे क्यू आ जाएगा, तो ये हमारे पास आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, बाकी निगेशन एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, निगेशन हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यही बात की है, इससे पहले जो भी होगा सेट क्यू को बी कह रहे हैं तो बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट यूनियन ए, तो ये बी यूनियन ए, तभी ये आपस में इक्वल होंगे, मतलब कम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक, तो इसका आंसर हम लॉक करते हैं चार्ली। ओके, इसका आंसर हमारे पास चार्ली बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, असल में आज मैंने बिल्कुल लेक्चर नोट तो कर लिया था दोपहर से ही, लेकिन मेहमान आ गए तो मैंने इसे देखा नहीं, इसकी जो है ना क्वेश्चंस को बस नोट कर लिया था मैंने कहा इसको बाद में देख लूँगा, तो बहरहाल कोई नहीं, इतना भी वो नहीं है। द कन्वर्स ऑफ निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू। अब कन्वर्स, ठीक है बेटा, कन्वर्स कहते हैं मतलब इसको हम उल्टा देते हैं। ठीक, कन्वर्स में क्या होता है, हम इसको उल्टा देते हैं, इनवर्स में जो हमारे पास होता है हम निगेशन लगा देते हैं। ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास पी इम्प्लाइज क्यू है तो इसका जो इनवर्स हो जाएगा वो क्या होगा, मतलब ये अपना निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू हो जाएगा। ठीक है, मतलब निगेशन लग जाएगा। अगर पी इम्प्लाइज क्यू है तो कन्वर्स की बात करते हैं, कन्वर्स में हम इसको उल्टा देते हैं बस,
उसके बाद कंट्रापोजिटिव की बात कर लेते हैं। तो कंट्रापोजिटिव में हमारे पास क्या होता है, उल्टाते भी हैं और निगेशन भी लगा देते हैं, यानी कि Q इम्प्लाइज P हो जाएगा और साथ में निगेशन भी लगा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कंट्रापोजिटिव। अब यहाँ पे कन्वर्स की बात कर रहे हैं, तो कन्वर्स में जस्ट इसको उल्टा देंगे, Q इम्प्लाइज निगेशन P, तो आंसर बीटा बन जाएगा, मतलब इसको उल्टा देंगे। ये जो देन वाली स्टेटमेंट होती है वो पहले आ जाएगी, इफ़ वाली बाद में चली जाती है। ठीक है, ये हमारे पास एक रूल है जो मैंने यहाँ पे बता दिया है। कोई भी इम्प्लीकेशन गिवन हो उसमें इन्वर्स मालूम करना है, तो इन्वर्स में आपने निगेशन लगाना है, बस जो P है वो P ही रहेगा, Q ही रहेगा, बस दोनों के साथ नॉट आ जाएगा। ओके, कन्वर्स में क्या होगा, P वाली जगह पे Q और Q वाली जगह पे P आ जाएगा, मतलब ये रिवर्स हो जाएंगे। कंट्रापोजिटिव में क्या होगा, उलट भी हो जाएंगे और साथ में निगेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपने करना था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 26 में बात कर लेते हैं। तो 26 क्वेश्चन ये है, द इन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट। बेटा इन्वर्स में अभी मैंने बताया था कि आपने जस्ट निगेशन लगा देने, ठीक है, यानी कि निगेशन P, इससे पहले निगेशन, उसके बाद निगेशन ऑफ निगेशन Q, तो निगेशन P इम्प्लाइज Q हो जाएगा, तो निगेशन P इम्प्लाइज Q, आंसर इसका डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, तो आसान से बेटा ये बार बार बता रहा हूँ कि आपके पास तीन चीज़ें होती हैं, इन्वर्स होता है, कन्वर्स होता है और कंट्रापोजिटिव होता है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट हैं। तो अगर आपके पास इन्वर्स है तो इन्वर्स में निगेशन P निगेशन Q हो जाता है, कन्वर्स में Q और P इंटरचेंज होते हैं और इसमें बेटा Q के साथ भी निगेशन, यानी दूसरे अल्फाज में कन्वर्स का इन्वर्स को कंट्रापोजिटिव कहते हैं, कन्वर्स का इन्वर्स। हाँ, ये स्टेटमेंट भी याद कर लीजिएगा। चलिए जी, इसी तरह का एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब थोड़ा सा इसमें जो है ना टेक्निकल वे यूज़ किया है इस क्वेश्चन को। वो टेक्निकल वे ये है, द कंट्रापोजिटिव ऑफ द, अब की बार स्टेटमेंट दे दी, इफ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन e इज इरेशनल। याद रखिएगा, देन वाली आपके पास, देन के बाद और इफ वाली, इफ से पहले जो स्टेटमेंट है वो P है और देन के बाद वाली स्टेटमेंट Q है। तो कंट्रापोजिटिव में मैंने क्या कहा था, P इम्प्लाइज Q में कंट्रापोजिटिव में उल्टाना भी है और दोनों के साथ निगेशन भी लगा देना है। ठीक है, कंट्रापोजिटिव का भी मैंने बताया था कि कंट्रापोजिटिव में हम क्या करते हैं, कंट्रापोजिटिव में हम उल्टा भी देते हैं और निगेशन भी लगा देते हैं। ठीक है, तो भाई साहब उल्टाना कैसे है, इफ़ वाले के साथ देन लग जाएगा यहाँ से, मतलब ये इफ़ e इज़ नॉट इरेशनल देन x इज़ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ़ e इज़ नॉट इरेशनल देन x इज़ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका आंसर चार्ली बनेगा। यानी कि इफ़ वाली देन बन जाएगी और देन वाली इफ़ में, मतलब ये वाली स्टेटमेंट पहले आ जाएगी, ये बाद में चली जाएगी और फिर दोनों के साथ इसके बाद नॉट आ जाएगा, क्योंकि निगेशन का मतलब है इज़ नॉट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 28, द लॉजिकल फॉर्म ऑफ P डैश P कंप्लीमेंट यूनियन Q। अभी मैं ये बात बता रहा था कि P इम्प्लाइज Q जो होता है पहले वाले का कंप्लीमेंट यूनियन B। अब पहले का कंप्लीमेंट यूनियन B, तो सिंपल सी बात है, P इम्प्लाइज Q की इक्वल है, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जी, कंट्रापोजिटिव ऑफ द कंडीशनल। अब कंट्रापोजिटिव है तो अभी देखें ये बार बार ये बात यूज़ हो रही है, तो मैं बार बार ही ये लिख रहा हूँ, कंट्रापोजिटिव ऑफ P इम्प्लाइज Q। क्या होता है, Q पहले P बाद में और साथ में नॉट या निगेशन का सिंबल। तो क्या हो जाएगा बेटा, जो हमारे पास गिवन है वो क्या हो जाएगा, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P है, ये निगेशन P पहले आ जाएगा, निगेशन Q बाद में आ जाएगा और फिर फर्दर इनके साथ निगेशन भी आ जाएगा। तो निगेशन ऑफ निगेशन ख़त्म हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस होता है और ये भी P इम्प्लाइज Q आ जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या बन जाएगा, डेल्टा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में कह रहा है, द लॉजिकल फॉर्म ऑफ A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन
बी कंप्लीमेंट। ओके, ए को कहते हैं पी, इंटरसेक्शन को कहते हैं एंड, बी को कहते हैं क्यू, होल कंप्लीमेंट निगेशन, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। तो देख लें आपके पास ये आंसर बन जाएगा जनाब डेल्टा। ठीक है, तो किसी भी मतलब हमारे पास लॉजिक्स में कोई भी हमें सेट दिए जाएं, सेट को लॉजिकल फॉर्म में, लॉजिकल फॉर्म को सेट थ्योरी में कन्वर्ट करना आसान है। और इसके लिए जस्ट आपने चंद स्टेप्स याद रख लेने हैं। ठीक है, अगर यहाँ मैं ओवरऑल आखिर में आपको जाते जाते एक थ्योरी बता दूँ, तो थ्योरी जस्ट ये होगी भाई, ए कंप्लीमेंट होता है मतलब निगेशन ऑफ पी, ए इंटरसेक्शन बी होता है पी एंड क्यू, ए यूनियन बी होता है ए की जगह पी, यूनियन की जगह और क्यू। उसके बाद बस यही चीज़ है। उसके बाद है बेटा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी जो है वो पी इम्प्लाइज क्यू के होता है। अगर ए इज़ इक्वल टू बी कह रहा है तो ये हमारे पास क्या होता है, पी इक्वल टू क्यू, इसमें ये आ जाएगा हमारे पास। और एक और बात भी, चलें बस ठीक है, कोई भी बेटा यूनिवर्सल सेट जो होता है, ये यहाँ बता देता हूँ, कोई भी यूनिवर्सल सेट जो होता है उसको हम टोटोलॉजी कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और जो हमारे पास अब्सर्डिटी होती है उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। कोई भी अगर एम्प्टी सेट है तो हम कहते हैं, अगर सारी स्टेटमेंट जो है ना आपके पास फॉल्स हों तो उसे हम अब्सर्डिटी कहते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। आप बलोच सर को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।